लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख स्पेस एक्स विश्व स्तरीय निवेश या जोखिम भरा दांव। इसमें एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को लेकर वित्तीय बाजारों में दिखाई दे रहे एक दिलचस्प विरोधाभास की चर्चा की गई है। लेख बताता है कि एक और शेयर बाजार स्पेस एक्स को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में गिन रहा है और उसका मूल्यांकन अमेजन जैसी दिग्गज कंपनियों के बराबर पहुंच गया है। वहीं दूसरी ओर कंपनी के कर्ज को लेकर निवेशकों में काफी संदेह है और उसे अपेक्षाकृत जोखिमपूर्ण निवेश माना जा रहा है। यानी एक ही कंपनी को कुछ लोग भविष्य का सितारा मान रहे हैं, जबकि कुछ उसे संभावित वित्तीय संकट के खतरे वाली कंपनी के रूप में देख रहे हैं। लेख के अनुसार शेयर बाजार अक्सर बड़े सपनों, दूरदर्शी कहानियों और करिश्माई नेतृत्व पर दाव लगाता है। एलन मस्क का मंगल ग्रह पर मानव बसाहट, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था और वैश्विक संचार नेटवर्क का विजन निवेशकों को आकर्षित करता है। इसी वजह से कई इक्विटी निवेशक मानते हैं कि यदि स्पेस एक्स अपने विशाल लक्ष्यों का थोड़ा सा हिस्सा भी हासिल कर लेता है तो उसका वर्तमान मूल्यांकन उचित साबित हो सकता है। वहीं कुछ निवेशक केवल इस उम्मीद में पैसा लगा रहे हैं कि भविष्य में शेयर और महंगे होंगे और वो लाभ कमा कर निकल जाएंगे। इसके विपरीत बॉन्ड बाजार के निवेशक सपनों से ज्यादा कंपनी की वास्तविक आय, नकदी प्रवाह और कर्ज चुकाने की क्षमता पर ध्यान देते हैं। लेख बताता है कि हाल ही में स्पेसएक्स द्वारा जारी किए गए बड़े कर्ज को बाजार ने उत्साह से नहीं लिया और उसके बॉन्ड की कीमतों में गिरावट देखी गई। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि कर्ज बाजार ने कंपनियों की कमजोरियों को शेयर बाजार से पहले पहचान लिया, जैसे एनरॉन और वीवर्क के मामलों में हुआ था। हालांकि दूसरी ओर अमेजन और टेस्ला जैसी कंपनियों के उदाहरण भी हैं, जहां शुरुआती संदेह बाद में गलत साबित हुआ। लेख का मुख्य तर्क ये है कि स्पेस एक्स का भविष्य अभी पूरी तरह तय नहीं है। कंपनी के पास स्टारलिंक जैसी लाभदायक सेवाएं हैं और अमेरिकी सरकार के लिए महत्वपूर्ण अंतरिक्ष परियोजनाएं भी हैं, लेकिन साथ ही उसके सामने भारी पूंजी जुटाने की जरूरत, बढ़ता कर्ज और कुछ अनिश्चित व्यावसायिक दांव भी मौजूद है। इसलिए बाजार दो अलग अलग संभावनाओं के बीच खड़ा दिखाई देता है। एक भविष्य जहां स्पेसएक्स दुनिया की सबसे सफल कंपनियों में शामिल हो सकती है और दूसरा जहां उसके वित्तीय जोखिम गंभीर समस्या बन सकते हैं। लेख अंत में संदेश देता है कि किसी भी बड़ी और परिवर्तनकारी कंपनी का मूल्यांकन केवल वर्तमान आंकड़ों से नहीं, बल्कि उसके नेतृत्व की क्षमता और भविष्य में वादों को पूरा करने की योग्यता से तय होता है। एलन मस्क के समर्थक उन्हें ऐसे उद्यमी के रूप में देखते हैं जिन्होंने असंभव लगने वाले कई काम कर दिखाए हैं, जबकि आलोचक अब भी उनके बड़े दावों को लेकर संशय में हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का निष्कर्ष है कि फिलहाल स्पेसएक्स को लेकर दोनों संभावनाएं एक साथ मौजूद हैं और समय ही तय करेगा कि ये कंपनी असाधारण सफलता की कहानी बनेगी या अत्यधिक उम्मीदों का शिकार। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय नाइजेल फराज की क्रिप्टो पूंजी जवाबदेही कोई साजिश नहीं है। इसमें ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टी रिफॉर्म यूके और उसके नेता नाइजेल फराज को मिले बड़े वित्तीय सहयोग को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही के सवाल उठाता है। संपादकीय का कहना है कि जो पार्टी खुद को आम लोगों की आवाज बताती है, उसे अपनी फंडिंग और वित्तीय स्रोतों को लेकर भी उतना ही खुला और जवाबदेह होना चाहिए। लेकिन इसकी बजाय पार्टी आलोचनात्मक सवालों को राजनीतिक साजिश या उत्पीड़न बताकर खारिज करने की कोशिश कर रही है। संपादकीय के अनुसार नाइजेल फराज को क्रिप्टो करेंसी कारोबारी क्रिस्टोफर हार्बोन से मिले 50 लाख पाउंड के उपहार को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। फराज का दावा है कि ये एक निजी उपहार था और इसलिए इसे संसदीय नियमों के तहत घोषित करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि मामला अब संसदीय मानक आयुक्त के पास है। द गार्जियन का तर्क है कि लोकतंत्र में सार्वजनिक जीवन से जुड़े नेताओं को ऐसे सवालों का स्पष्ट जवाब देना चाहिए, न कि जांच या मीडिया रिपोर्टिंग को ही विवाद का विषय बना देना चाहिए। लेख फराज की राजनीति की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शैली से भी करता है। संपादकीय के अनुसार लोकतांत्रिक संस्थाएं तभी मजबूत रहती हैं जब नेता जांच पड़ताल और नियमों को स्वीकार करें। लेकिन यदि हर सवाल को सिस्टम की साजिश बताकर खारिज किया जाने लगे तो जवाबदेही कमजोर पड़ जाती है। संपादकीय का कहना है कि फराज और उनकी पार्टी भी इस तरह की राजनीतिक रणनीति अपनाते दिखाई देते हैं। संपादकीय का एक बड़ा हिस्सा क्रिप्टो करेंसी उद्योग और उससे जुड़े वित्तीय हितों पर केंद्रित है। इसमें बताया गया है कि हार्बोन का संबंध टेथर जैसी बड़ी क्रिप्टो कंपनी से है,
जिस पर पहले भी धनशोधन और अवैध वित्तीय गतिविधियों को लेकर सवाल उठते रहे हैं। लेख ये नहीं कहता कि कोई अवैध काम साबित हो चुका है, लेकिन ये जरूर कहता है कि जब किसी राजनीतिक दल के आसपास बड़े पैमाने पर क्रिप्टो धन, निजी उपहार, ऋण और जटिल वित्तीय लेन देन मौजूद हो तो पारदर्शिता की मांग स्वाभाविक और जरूरी हो जाती है। कुल मिलाकर द गार्जियन का यह संपादकीय ये संदेश देता है कि लोकतंत्र में सवाल पूछना या नेताओं की वित्तीय गतिविधियों की जांच करना कोई साजिश नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था का आवश्यक हिस्सा है। लेख के अनुसार फिलहाल मुद्दा केवल एक उपहार का नहीं, बल्कि उन वित्तीय नेटवर्कों का है जो राजनीति और क्रिप्टो पूंजी के बीच बन रहे हैं। इसलिए मतदाताओं को ये जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को पैसा कहां से मिल रहा है और उसके पीछे कौन कौन से हित जुड़े हुए हैं। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, ट्रंप का स्पेन पर निशाना, नाटो का यूक्रेन समर्थन, क्या गठबंधन अब भी एकजुट है? इसमें नाटो के हालिया शिखर सम्मेलन के बहाने इस सवाल की पड़ताल की गई है कि क्या पश्चिमी सैन्य गठबंधन वास्तव में उतना एकजुट है जितना वो दिखने की कोशिश कर रहा है। लेख बताता है कि एक तरफ सदस्य देशों ने रक्षा खर्च बढ़ाने, यूक्रेन को सहायता जारी रखने, सामूहिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। वहीं दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों और कदमों ने गठबंधन के भीतर मौजूद मतभेदों को भी उजागर कर दिया है। लेख के अनुसार नाटो देशों ने रक्षा बजट बढ़ाने और यूक्रेन को लगभग 80 अरब डॉलर की अतिरिक्त सहायता देने का संकल्प लिया। साथ ही नाटो के अनुच्छेद 5 यानी किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा, इस सिद्धांत के प्रति भी अपनी निष्ठा दोहराई। ये संदेश इसलिए महत्वपूर्ण माना गया क्योंकि ट्रंप पहले कई बार नाटो की उपयोगिता पर सवाल उठा चुके हैं और यूरोपीय देशों पर अपनी सुरक्षा का बोझ अमेरिका पर डालने का आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि सम्मेलन में एकजुटता की बात हुई, लेकिन ट्रंप ने स्पेन को रक्षा खर्च बढ़ाने के मुद्दे पर खुलकर निशाना बनाया और उसके खिलाफ व्यापारिक प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। इसके अलावा उन्होंने ग्रीनलैंड को लेकर भी नाराजगी जताई और कहा कि नाटो ने अमेरिका के हितों का पर्याप्त समर्थन नहीं किया। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे बयान ये दिखाते हैं कि गठबंधन के भीतर राजनीतिक तनाव और अविश्वास अब भी मौजूद है। विशेष रूप से स्पेन और डेनमार्क जैसे देशों के साथ ट्रंप का टकराव नाटो की आंतरिक एकता के लिए चुनौती माना जा रहा है। दूसरी ओर लेख में यह भी बताया गया है कि ट्रंप ने तुर्की के प्रति अपेक्षाकृत नरम रुख अपनाया है। उन्होंने तुर्की पर लगे कुछ अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और F-35 लड़ाकू विमान बिक्री पर पुनर्विचार के संकेत दिए हैं। इसके अलावा ब्रिटेन और नीदरलैंड ने संयुक्त समुद्री रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए नई साझेदारी की घोषणा की है। ये कदम बताते हैं कि नाटो के भीतर सैन्य सहयोग की प्रक्रिया अभी भी जारी है। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख ये संदेश देता है कि नाटो फिलहाल टूटने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उसकी एकता पहले जैसी निर्विवाद भी नहीं रह गई है। यूक्रेन, रक्षा बजट और रूस जैसे मुद्दों पर सदस्य देश साथ दिखाई देते हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप के बीच भरोसे में आई दरारें साफ महसूस की जा सकती हैं। लेख के अनुसार आने वाले वर्षों में नाटो की सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वो अमेरिकी नेतृत्व पर पूरी तरह निर्भर रहने की बजाय यूरोप और कनाडा की भूमिका को मजबूत करते हुए एक अधिक संतुलित और टिकाऊ सुरक्षा ढांचा तैयार कर सके। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग केस स्टडीज और इनोवेशंस एक अलग पर्सपेक्टिव से, जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहा है एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पायरेंट्स, प्रोफेशनल्स, startups, entrepreneurs, every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic ऐप और विजिट www.letmic.com। Let's Mic, अब खबरें रेडियो ऐप पे, ये है मोर देन रेडियो।